प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भाटिया आश्रम की करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 17 और 18 जुलाई के जो समसामय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। और अपना पहला प्रश्न है, अटल भूजल योजना संचालित है। अटल भूजल योजना किनके द्वारा संचालित है? और अपने पास ऑप्शन है भारत सरकार एवं विश्व बैंक। दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार एवं एशियाई विकास बैंक मतलब एडीबी। तीसरा ऑप्शन है राजस्थान सरकार एवं यूएनडीपी। चौथा ऑप्शन है भारत सरकार एवं आईएमएफ। तो इसका सही आंसर है भारत सरकार एवं विश्व बैंक। चलिए चलते हैं बात करते हैं अपने अटल भूजल योजना पर। तो अटल भूजल योजना क्या है? ये भारत सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से क्या है, ये संचालित योजना है जिनमें इनका सहयोग है 50-50%, 50-50% है। वो क्या है, इनका जो योगदान है। और 7 राज्यों में भारत में लागू है। कितने राज्यों में लागू है? 7 राज्यों में। कौन कौन से? हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, इसके अलावा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ये योजना लागू है। ठीक है, कब लागू की गई? 1 अप्रैल 2020 से लागू की गई। और इस योजना की अवधि है 2020-21 से 2024-25 तक। तो ये थी अटल भूजल योजना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपीएससी में भी आया था 2021 के पेपर में। तो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कौन सी योजना है? सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास एमपीलेड के तहत प्रत्येक सांसद अपने संसदीय क्षेत्र के लिए प्रति वर्ष कितनी राशि तक के कार्यों की अनुशंसा करने के लिए अधिकृत है? तो ये योजना के लिए कितनी राशि के लिए अधिकृत है? ऑप्शन है 1 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए और 10 करोड़ रुपए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 5 करोड़ रुपए राशि की अधिकृति के लिए। ये क्या है, अधिकृत करने के लिए ये अपने एक तरीके से अधिकृत करवा सकते हैं। ठीक है, 5 करोड़ रुपए किस तरीके से? 2.5 करोड़ रुपए की 2 किस्तें दी जाएगी इनको। क्या अपने संसदीय क्षेत्र में ये कर सकते हैं? नहीं, संसदीय क्षेत्र के अलावा भी ये क्या है, बाहर भी 1 करोड़ रुपए तक के लिए अधिकृत है कि ये अनुशंसा कर सकते हैं 1 करोड़ रुपए तक की। तो ये थी एमपीलेड योजना। नाम क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। क्या है? एमपीलेड। ठीक है, कब प्रारंभ की गई? 1993 में प्रारंभ की गई। और इसका जो क्रियान्वयन है किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया, प्रारंभ की गई। लेकिन 1994 में क्या हुआ? 93 में प्रारंभ की, 1994 में जो मंत्रालय है इसका चेंज कर दिया गया, वो स्थानांतरित कर दिया गया। किसको? सांख्यिकी और कार्यक्रम जो कार्यान्वयन मंत्रालय है उसको स्थानांतरित कर दिया गया, जो इसका जो काम है। प्रतिवर्ष 2.5 करोड़ रुपए की 2 किस्तें दी जाती है। और ये जितनी भी राशि है 5 करोड़ रुपए, ये राशि नॉन लैप्सेबल है, लैप्स नहीं होती है। ठीक है, तो ये थी अपनी एमपीलेड योजना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न अपना है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण अभियान, किनके लिए? गर्भवती महिलाओं के लिए। कौन सा है? मातृ कवचम। कौन सा अभियान है? मातृ कवचम किस सरकार, राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। इसका सही आंसर होगा केरल। केरल सरकार के द्वारा ये मातृ कवचम योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें क्या है, गर्भवती महिलाओं के लिए क्या है, कोविड टीकाकरण किया जाएगा। और जितने भी सरकारी अस्पताल है उनमें स्पॉट बनाए जा रहे हैं, वहां पर उनका टीकाकरण किया जाएगा। और गर्भावस्था के दौरान क्या जो कोविड वैक्सीन है वो प्राप्त कर सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर। ये केरल सरकार का है मातृ कवचम। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बहुत ही रोचक, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कौन सा? ईडब्ल्यूएस। सभी को पता है ईडब्ल्यूएस के बारे में। तो प्रश्न अपना है, समाचारों में चर्चित ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% का आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया? 10% का जो अपने को आरक्षण दिया गया है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए, वो कौन से संविधान संशोधन के तहत दिया गया? ऑप्शन है 101वां संविधान संशोधन, 102वां, 103वां, 104वां। कौन सा संविधान संशोधन? ठीक है, तो संविधान संशोधन इसका आंसर होगा 103वां संविधान संशोधन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो चलिए अपने इनकी एक पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो संविधान संशोधन है जो जस्ट हुए। जैसे 99 से लेकर अपने बात करेंगे 104 तक। तो चलिए चलते हैं अपने
99 संविधान संशोधन क्या था? 99वां संविधान संशोधन था एनजेएसी। ये क्या है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। ये है क्या? ये जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय उनमें न्यायाधीशों के स्थानांतरण और न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित एक प्रणाली अपनाई जाती थी, कॉलेजियम प्रणाली। इसके स्थान पर ये एक आयोग बना दिया गया कि अब कॉलेजियम प्रणाली के तहत क्या है कि नियुक्ति नहीं की जाएगी, अब क्या ये आयोग नियुक्ति करेगा। लेकिन 2015 में इस आयोग को असंवैधानिक घोषित कर दिया और ये संविधान संशोधन तो हुआ, लेकिन ये एनजीसी है, इसको विघटित कर दिया गया। ठीक है, अगला आता है 100वां संविधान संशोधन। कब हुआ? 2017 में। कब हुआ? 2017 में हुआ। भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ भाग थे जिनका हस्तांतरण किया गया और कुछ भागों का अधिग्रहण किया गया, कि कुछ तो अपने भारत ने लिए, कुछ भारत से बांग्लादेश को दिए कुछ क्षेत्र। ठीक है, तो ये था 100वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन, ये सभी को पता ही है, 2017 में हुआ। कौन सा? एक टैक्स लागू हुआ, जीएसटी। ठीक है, 102वां संविधान संशोधन क्या था? 2018 में हुआ और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया। ठीक है, तो उसको एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया 2018 में 102वें संविधान संशोधन के तहत। और 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ और ये था अपना 10% आरक्षण पिछड़े वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए। ठीक है, और 104वां संविधान संशोधन क्या था? 2021 में हुआ है 104वां संविधान संशोधन। और ये क्या? अनुच्छेद 334 में क्या दिया हुआ है? जो अपनी लोकसभा है और विधानसभा है, ठीक है, जितनी विधानसभाएं हैं उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण दिया गया है उसको क्या प्रति 10 वर्षों के बाद में रिन्यू किया जा रहा है। जब संविधान लागू हुआ था तो ये प्रावधान किया गया था इनके लिए 10 वर्ष के लिए आरक्षण दिया जा रहा है और उसके बाद में हर 10 वर्ष के बाद में क्या है, ये आगे 10 वर्ष बढ़ाया जा रहा है। और इसी के चलते क्या है, अगला जो अपना है 2020 से आगे बढ़ाकर 2030 कर दिया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न अपना है, हाल ही में किस देश की संसद के द्वारा एफएटीएफ से संबंधित विधेयक पारित किया है? एफएटीएफ सुना है सभी ने, अपने करंट अफेयर्स की क्लास में सुना है आपने। ठीक है, किसने किया? ऑप्शन है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरब और ओमान। इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने क्यों किया है? क्योंकि एफएटीएफ की जो ग्रे सूची है उसमें पाकिस्तान है। आरोप है कि आतंकवाद को फंडिंग की इन्होंने। ठीक है, तो ये ग्रे सूची से बाहर निकलने के लिए जो इनके एफर्ट्स रहेंगे कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए स्टेप उठाए जाएंगे, इसलिए उन्होंने एफएटीएफ से बाहर निकलने का, ग्रे सूची से बाहर निकलने के लिए विधेयक पारित किया एफएटीएफ से संबंधित। तो पाकिस्तान ने विधेयक पारित किया है ताकि क्या ग्रे सूची से बाहर निकला जा सके। चलिए अपने बात करते हैं एफएटीएफ के बारे में। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका पूरा नाम है। मुख्यालय इसका कहां पर है? पेरिस, फ्रांस के अंदर है। और स्थापना हुई थी 1989 में। ठीक है, 1989 में स्थापना हुई। और वित्तीय कार्यवाही दल है उसकी स्थापना 2002 में की गई और 2002 में करके इसकी स्थापना, इसका जो विस्तार है, जो कार्य क्षेत्र है उसमें विस्तार कर दिया। और इसके तहत क्या है, आतंकवाद को धन मुहैया कराने के विरुद्ध जो नीति बनाती है और उसके जो कार्य क्षेत्र है उसमें भी इसको शामिल कर लिया। और जो वित्तीय कार्यवाही दल है वो इस पर एक्शन लेता है। तो आतंकवाद को फंडिंग रोकने के लिए क्या है, एफएटीएफ कार्य करती है। सीधी सी बात ही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 17 जुलाई 2021 को निम्न के बीच वर्चुअली एक्सरसाइज शील्ड। कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज शील्ड है, समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया। तो वर्चुअली एक चीज आपने देखी, यहां पर नाम क्या है? वर्चुअली। कि वर्चुअल सम्मेलन तो आपने सुने हैं, ये साइंस एंड टेक, देखो टेक्नोलॉजी इतनी तक पहुंच गई है कि जो युद्ध अभ्यास है या समुद्री अभ्यास है वो भी क्या है, वर्चुअली होने लगे हैं। तो ऑप्शन अपने पास है भारत श्रीलंका मालदीव, दूसरा ऑप्शन है भारत म्यांमार मालदीव, तीसरा ऑप्शन है भारत सिंगापुर श्रीलंका, चौथा है भारत जापान और अमेरिका। किनके बीच हुआ है? तो इसका सही आंसर है भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच में हुआ ये एक्सरसाइज। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 18 जुलाई 2021 को गूगल द्वारा, किसके द्वारा? गूगल द्वारा किस व्यक्तित्व को सम्मान देने के लिए डूडल बनाया गया? अब ये क्या है डूडल? ये कल आपने गूगल क्रोम खोलते हैं, अपने गूगल आता है उस पे नाम लिखा था ना गूगल, तो वहां पर आपने देखा होगा, उसको बोलते हैं डूडल। तो वहां पर क्या सम्मान देने के लिए वहां पर कल एक महिला की फोटो आ रही थी साथ में। ठीक है, गूगल को भी अलग फॉर्मेट में बनाया हुआ था, उसके साथ में एक महिला की फोटो थी। तो किसको सम्मानित किया? डूडल किसके सम्मान के लिए बनाया गया? ऑप्शन अपने पास है कादम्बिनी गांगुली, नेल्सन मंडेला,
आनंदी गोपाल जोशी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कादम्बिनी गांगुली। कौन थी, चलिए बात करते हैं इन पर। कांग्रेस का जो मद्रास अधिवेशन था, जो अपने स्वतंत्रता संग्राम में अगर अपने देखे तो कांग्रेस के जितने भी अगर अपने देखे तो अधिवेशन थे तो उनमें कोई ना कोई भाषण देता था। तो कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में 1979 में 1989 में क्या है, इन्होंने भाषण दिया था। किसने, कादम्बिनी गांगुली ने। और पहली महिला थी कांग्रेस के अधिवेशन में भाषण देने वाली, कांग्रेस के अधिवेशन में भाषण देने वाली पहली महिला थी। और भारत की पहली महिला डॉक्टर भी थी। उन्हीं के साथ सहयोग किया था आनंदी गोपाल जोशी ने, ठीक है, इनका सहयोग किया था। और महिला सशक्तिकरण में इन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए थे। छात्राओं के जो मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए इन्होंने आंदोलन किया था। इसके अलावा महिला कोयला खनिकों की स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया था। तो ये करंट में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है इन पर क्वेश्चन, क्योंकि यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन आया था इस तरीके का। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन SCO 2021 की बैठक का आयोजन कहां किया गया? और ऑप्शन है दुशांबे, अस्ताना, ताशकंद या बिश्केक। तो आंसर क्या होगा इसका? दुशांबे इसका सही आंसर होगा। और दुशांबे किसकी राजधानी है? तजाकिस्तान की। अस्ताना किसकी है? कजाकिस्तान की। ताशकंद किसकी है? उज्बेकिस्तान की। और बिश्केक किसकी है? किर्गिस्तान की। ये मध्य मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, मध्य एशिया के, तो इनमें ध्यान रखिए, इनकी राजधानी रखना बहुत ही टफ काम है, तो इन पे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने SCO के बारे में। अब ये है क्या, इसकी स्थापना कब हुई? 2001 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कहां पर है? बीजिंग, चाइना में इसका मुख्यालय है। और इसकी जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो है रूसी और चीनी, दो भाषाएं हैं। उसके सदस्य देश कितने हैं? 8 इसके सदस्य देश हैं। कौन कौन से? एक तो मुख्यालय कहां पर है? बीजिंग चाइना में, तो चाइना तो होगा। इसके अलावा मैंने बताया आपको जो अपने ऑप्शन में थे, देखिए कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। कितने? 4 तो ये हो गए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है, और उज्बेकिस्तान। इसके अलावा एक आ गया रसिया, इंडिया और पाकिस्तान। तो ये कितने हो गए? 8 हैं जो इसके सदस्य देश हैं, किसके? SCO के। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है, हाल ही में 10 वर्ष के लिए UAE का गोल्डन वीजा किस भारतीय व्यक्तित्व को मिला है? और 10 वर्ष के लिए मिला है कि वहां पर वो रह सकते हैं 10 वर्ष के लिए। ऑप्शन है संजय दत्त, सानिया मिर्जा, शाहरुख खान और रामनाथ कोविंद। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा को मिला है गोल्डन वीजा, UAE का, संयुक्त अरब अमीरात का जो है गोल्डन वीजा है। और इसके तहत क्या होता है? 5 से 10 वर्ष के लिए रहने की इजाजत दी जाती है। और इससे पहले ये तीसरी व्यक्तित्व भारतीय है। और इससे पहले 2 किनको मिला? संजय दत्त और शाहरुख खान को मिला हुआ है ये गोल्डन वीजा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला और अंतिम अपना प्रश्न है, विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस, जस्टिस जो डे है। ऑप्शन है 17 जुलाई, 18 जुलाई, 11 जुलाई या 15 जुलाई। इसका सही आंसर है 17 जुलाई। अब अन्य ये जो डे हैं इन पर अपने इन 2 जो दिन हैं इन पे अपने बात कर चुके हैं, 11 और 15 पर। चलिए अपने देखते हैं कौन कौन से। तो पहले अपने बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। और ICC क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या? अंतरराष्ट्रीय जो विवाद होते हैं इन पर क्या ये इनकी सुनवाई करता है, ठीक है। तो उसके काम को समर्थन देने के लिए प्रतिवर्ष क्या 17 जुलाई को क्या ये अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। अब अपने ऑप्शन में था एक 18 जुलाई, ये क्या अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस है, अपने को पता है। ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, रंगभेद नीति के लिए इन्होंने भी अपना आंदोलन चलाया था, ठीक है। तो ये थे अपने जो दक्षिण अफ्रीका उनके क्या पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस पढ़ा था आपने। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस, ये भी अपने करंट अफेयर्स की क्लास में कवर हो चुका है। आपको पता है विश्व युवा कौशल दिवस पे राजस्थान सरकार के द्वारा या अपने जो CM है राजस्थान सरकार के अशोक गहलोत, उन्होंने भाषण भी दिया था। इसमें एक कहा भी था किनके लिए, वो जरूर देखिएगा, बेरोजगारी के लिए उन्होंने कुछ भाषण दिया था कि आत्मनिर्भर बनिए। तो ये थे अपनी आज की करंट अफेयर्स की क्लास। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।